हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना जुडिशरी चैप्टर। ठीक है, क्लास नंबर 8 पॉलिटी के लेक्चर में चाणक्य बैच में जुडिशरी फिनिश करेंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है जुडिशरी। जुडिशरी होता क्या है? तो जुडिशरी एक अभिन्न अंग है। ठीक है, जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, वैसे ही एक तीसरा ऑर्गन होता है जुडिशरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ठीक है, या फिर कंट्री। समझ आ गया। अब जुडिशरी के मेनली दो रोल्स होते हैं। एक रोल होता है ट्रेडिशनल रोल, ट्रेडिशनल रोल, और दूसरा होता है आपका मॉडर्न रोल। ठीक है, ट्रेडिशनल रोल एंड मॉडर्न रोल। जुडिशरी जो है आपके स्टेट और सेंटर के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो इन सब में जो झगड़े होते हैं ना, इन सब के बीच में जो फेडरल डिस्प्यूट होते हैं उनको भी सेटल करने का काम करती है। ठीक है, इसीलिए जुडिशरी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस, डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या करता है, ये इन दोनों पर चेक रखने का काम भी करता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे चेक भी रखता है। ठीक है, यानी कि ये कैसे काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, ये जो लेजिस्लेचर वाले हैं ये लॉ सही बना रहे हैं कि नहीं, जो पब्लिक के लिए सही है। अगर नहीं सही है उनको नल एंड वाइड कर देता है। ठीक है, तो ये सब काम जुडिशरी का होता है। ठीक है, अच्छा, जुडिशरी के आपके जब देश आजाद हुआ था तब 7 जजेस थे। 1950 की अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 जजेस हुआ करते थे। एक सीजीआई प्लस 7 जजेस, ये हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट में आपके टोटल 34 जजेज हैं। ठीक है, अभी तो 32 है, लेकिन वैसे जो प्रेजेंट में 34 जजेस हो सकते हैं, जिसके साथ में 1 सीजीआई प्लस 33 जजेस हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया आपके इसके कंपोजिशन की बात। ठीक है, अब अगर हम इसकी कुछ और बेसिक पॉइंट्स देखें तो जुडिशरी हमारी क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे इंडिया में है। ठीक है, उसके साथ में ही अगर मैं बात करूं, एक तरीके से कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, चलो सुप्रीम कोर्ट पे ही आ जाते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 124 होता है, जहां से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था, जिसको नाम चेंज करके, जिसने फेडरल कोर्ट को रिप्लेस करके ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। ठीक है, इसकी पहली सिटिंग की अगर बात करूं, फर्स्ट सिटिंग तो आप खुद सोचिए कब हुई होगी। संविधान लागू हुआ उसके बाद ही हुई होगी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और इसकी सुप्रीम कोर्ट की पहली सिटिंग होती है 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप। अच्छा, इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो थे एच के एच जस्ट मिनट, एच जे कानिया। ठीक है, एच जे कानिया, ये आपके पहले चीफ जस्टिस हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इसको पढ़िए आप। अच्छा, इसका फुल नाम लिख लीजिए, हरीलाल, हरीलाल जे कानिया। ठीक है, हरीलाल जे कानिया, ये लिख लीजिएगा।
अब आर्टिकल 124 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बात करता है। और ये भी कहता है कि एक इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड अंटिल पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब्स अ लार्ज नंबर नॉट मोर देन 7 जजेस। ये कब था? 1950 में था। ठीक है, 1950 में था। जब तक पार्लियामेंट डिसाइड ना करे बड़े नंबर के लिए, तब तक 7 जजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, 7 अदर जजेस, यानी कि टोटल नंबर कितना हो गया? 8। दिस नंबर हैज बीन इंक्रीज बाय वेरियस अमेंडमेंट्स। काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनके थ्रू ये नंबर इंक्रीज टाइम टू टाइम होता गया है। ठीक है, करंटली यहाँ पर 34 जजेस हैं, 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग सीजीआई। भाई मैंने बताया 1 सीजीआई प्लस 33 अदर जजेस। ठीक है, तो ओरिजिनली आपके चीफ जस्टिस के साथ में 7 अदर जजेस थे कंपोजिशन में, और अब चीफ जस्टिस के साथ में 33 अदर जजेस। जजेस आर अपॉइंटेड बाई ऑफ कोर्स हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब के साथ प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ये जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर होगा। आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बता दिया प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई। ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड अदर सीनियर जजेस एज पर कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व थ्रू जुडिशियल डिसीजन। अब इसके लिए कुछ केसेस भी हुए हैं, अगर मैं आपको केसेस बताऊं, यहाँ पर लिख लीजिए अलग से। जैसे पहला केस हुआ था आपका एसपी गुप्ता केस। ठीक है, एसपी गुप्ता केस 1992 में। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया था कि प्रेसिडेंट मस्ट टेक रिकमेंडेशन फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि आपका वाइंडिंग नहीं होगा ऑन द एग्जीक्यूटिव की ग्रांटिंग द गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट डिस्क्रिशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया था इसमें कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं होगी। ये सुप्रीम एसपी गुप्ता केस होता गया। पहला केस होता है ये। ठीक है, पहला जज केस होता है, फर्स्ट जज केस। ठीक है, दूसरा केस होता है आपका सेकंड जज केस, जिसमें सेकंड जज केस ये 1993 में इसी के अगली साल होता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस करता है कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यार एक बहुत अहम बॉडी है। अब समझिए, अगर सरकार अपना चाहेगी, अपना बंदा बिठा देगी वहां पर, ठीक है, तो जो भी विपक्ष के नेता होंगे उनको जेल में भरेगी, और जेल में भरेगी तो सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग फैसला सुनाएगा, सरकार के पक्ष में देगा। यानी कि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो अधिकार है उन सबको हनन करने का काम करेगी, है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ा गया है। ठीक है, तो उसका जाहिर सी बात है उसके जो जजेज होने चाहिए वो भी इंडिपेंडेंटली आपके अपॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया। ठीक है बेटा, सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉलेजियम सिस्टम, और होल्डिंग दैट कंसल्टेशन रियली मींट कनकरेंस। उसके बाद इन्होंने बोला कि इट वाज नॉट द सीजीआई इंडिविजुअल्स ओपिनियन। केवल सीजीआई चाहेंगे वही नहीं होगा, उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म्ड इन द कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, एंड द डिसीजन वाज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके सुप्रीम कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज ये डिसाइड करेंगे कि कौन आपका जज बनना चाहिए इसमें। ठीक है, ये दोनों लोग डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट को जो देंगे वो आपका बाइंडिंग होगा। ठीक है, सजेशन देंगे प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो ये होता है सेकंड जजेस केस। अच्छा, फिर तीसरा केस आता है 1998 में, थर्ड जजेस केस, 1998। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट्स की रेफरेंस को एक्सपेंड करते हुए कोलेजियन में 5 मेंबर बॉडी बनाई। ठीक है, कोलेजियन कोलेजियम नाउ बिकम 5 मेंबर बॉडी, 5 मेंबर बॉडी। ठीक है, किसके रेफरेंस से? प्रेसिडेंट के रेफरेंस से। समझ आ गया। अब इसमें
सीजेआई थे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे। 5 में कौन-कौन थे? सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। सीनियर मोस्ट जजेस आ गए, ठीक है? और डिसीजन जो होता था कोलिजियम का वो बाइंडिंग होता था प्रेसिडेंट पे जैसे यहाँ पर था, ठीक है? तो डिसीजन जो भी होगा, डिसीजन बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है? ये तो ऐसे चलता आ रहा था कि भाई सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस आपके डिसाइड करेंगे। 1998 से यही चलता आ रहा था। 2015 में एक केस होता है और जिसको हम लोग फोर्थ जजेस केस कहते हैं, ठीक है? 2015 और इसी को हम लोग एनजेएसी भी कहते हैं, नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये 94th 99th अमेंडमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19 नहीं 2015 आता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर देता है, ठीक है? नल एंड वॉइड घोषित कर देता है एंड रिप्लेसेस द एनजेएसी विद कोलिजन सिस्टम, ठीक है? सरकार एनजेएसी लेके आती है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आती है एक। मैंने कुछ और बोला था क्या पहले? हाँ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आती है और सुप्रीम कोर्ट इसको कहती है कि नहीं, आप मुझसे ये पावर छीन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की। सरकार का अगर इसमें इंटरफेरेंस आ गया तो सुप्रीम कोर्ट की जो पारदर्शिता है उसको खतरा हो सकता है, ठीक है? तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट कर देता है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देता है, ठीक है? इसमें बोला गया था कि एनजेसी था क्या, इसको समझ लेते हैं एनजेसी, क्योंकि फिर आपको डाउट रहेगा। एनजेसी में कहा गया था कि एनजेसी के अकॉर्डिंग आपके सीजेआई होंगे, यानी कि जो जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो एक कमेटी बनेगी ना, कैसे किसको जजेस को किस जज को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? तो उसके लिए कमेटी में कौन कौन रहेंगे? सीजेआई रहेंगे, 2 आपके सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, सीनियर मोस्ट जज। अब इसमें सरकार का इंटरफेरेंस आ गया, इसलिए इसको नल एंड वॉइड कर दिया। इसमें लॉ मिनिस्टर आ गए, लॉ मिनिस्टर आ गए और साथ में 2 एमिनेंट पर्सन आ गए, 2 एमिनेंट पर्सन, ठीक है? अब 2 एमिनेंट पर्सन जो थे ना, वो सीजेआई कौन अपॉइंट कर सकता है इनको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है? टू बी अपॉइंटेड बाय द पैनल कंप्राइजिंग सीजेआई प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। अब लीडर ऑफ अपोजिशन ठीक है, ले आए, चलिए अच्छी बात है ये, क्योंकि भाई पारदर्शिता रहनी चाहिए। तो क्या ज़रूरी है कि वो लॉ मिनिस्टर और, क्योंकि भाई सरकार में है, सीजेआई है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, अब जिसको भी अपॉइंट करेगा, सरकार हो सकता है इन पे प्रेशर बना दे, इन पे प्रेशर बना दे। भाई बाकी पूरी रिस्पेक्ट है हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है? लेकिन समझाना है हमें। तो सीजेआई पे प्रेशर बनाए, 2 सीनियर मोस्ट जजेस पर प्रेशर बनाए, ठीक है? लॉ मिनिस्टर तो सरकार का ही। अब ये यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये आपके मेजॉरिटी में आ गए, ठीक है? तो फिर अपोजिशन वाला क्या कर लेगा ये बताइए? किसी को अपॉइंट करने के लिए एक वोट से क्या कर लेगा, ठीक है? तो इसलिए एक तरीके से यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की फिर पारदर्शिता खारिज हो सकती थी, सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता खत्म हो सकती थी, है ना? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो 4th जजेस केस आया उसको एनजेसी को बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया। अच्छा, इसलिए भी कर दिया क्योंकि फिर यहाँ से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अकेले की पावर थी, वो फिर खत्म हो जाती, है ना? जो कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पावर थी, जो अभी तक 4 सीनियर मोस्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके कर रहे थे, वो अब फिर लॉ मिनिस्टर भी आ गए, इनको भी सम्मान दो। 2 एमिनेंट पर्सन, भाई कोई ऐसे ही कोई उठ के तो नहीं आ जाएगा मुँह धुल के, ठीक है? तो अच्छे ही पर्सन होंगे, उनको भी सम्मान दो, ठीक है? उनका भी भाई मान रखना पड़ेगा। तो मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पावर कम होती दिखाई दी, जिसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, ठीक है? समझ आ गया? और इसको जो ऐड किया गया था ना, इसको भी याद रखिएगा, एनजेएसी को जो ऐड किया गया था वो आर्टिकल बनाया गया था बाकायदा 124 ए, ठीक है? तो बाद में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, ठीक है? क्लियर? चलिए, अब हम लोग आते हैं टेन्योर पे। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है? तो आप याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एज कितनी है? 65 ईयर्स है, या फिर वो रिजाइन दे सकते हैं बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। दे कैन रिमूव्ड ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है?
क्योंकि भाई अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटा मोटा अधिकारी है तो उसको ऐसे ही हटा दो, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं तो उनका बाकायदा इम्पीचमेंट होगा, जो आपके आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में मेंशन्ड है। ठीक है, क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा। आगे आते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस, ये बता दिया 124(4) में। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी दोनों हाउसेज में। ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस तो डिसाइडेड पार्लियामेंट करेगी। जाहिर सी बात है, सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। ठीक है, बट कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के दौरान आप उसको कम कर सकते हैं, लेकिन आप वेरियस टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद में बदले नहीं जा सकते हो। ठीक है, जो आपने भत्ता उसको संसद ने निर्धारित किया तो वही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें आप ये बताइए, फर्स्ट फर्स्ट सीजीआई तो बता दिया है, फर्स्ट फीमेल जज बताइए, फर्स्ट फीमेल जज बताइए, और फर्स्ट फीमेल सीजीआई बताइए। हो सकता है अभी तक अपॉइंट भी ना हुए हो इनमें से। ठीक है, तो सोच समझ के बताइएगा, फिर हम वापस आते हैं इस पे। ठीक है, अब आर्टिकल 125, सैलरीज अलाउंसेस प्रिविलेजेस एंड ऑफ जजेस। ठीक है, तो सैलरी वगैरह कैसे मिलेंगी तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वो 125 में दे रखी है। ठीक है, वो 125 में दे रखी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि सैलरी आपकी सेकंड शेड्यूल में भी बोली गई है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो यहाँ पर टेरिटरी और एमोल्यूमेंट। ठीक है, एमोल्यूमेंट, तो एमोल्यूमेंट मतलब आपका यही भत्ता वगैरह। आर्टिकल 126, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब जैसे कि चीफ जस्टिस साहब है नहीं, ठीक है, चीफ जस्टिस साहब अब्सेंट हैं, या फिर उनका इम्पीचमेंट हो गया, या फिर उनको हटा दिया गया, भाई इम्पीचमेंट हो गया, या फिर उन्होंने खुद रिजाइन दे दिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एक्टिंग सीजीआई की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैकेंट होती है सीट। समझ आ गया? तो ये आर्टिकल 126 में आती है। ठीक है, अब समझिए, इसको याद कर लें। 12 है, 12 होता तो पूरा सीजीआई होते। ठीक है, अब सीजीआई साहब है नहीं, तो उनके आधे को क्या बना दो, सीजीआई बना दो। याद करने का तरीका है, उनके आधे को सीजीआई बना दो, लेकिन वो आधे की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, वो करेंगे पूरे सीजीआई की तरह। ठीक है, समझ आ गया? 12(6), 126, 127, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। अब एडहॉक जजेस क्या होते हैं? तो कोरम ऑफ जजेस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि एडहॉक का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये टेम्परेरी जजेस होते हैं। ठीक है, टेम्पोरेरी, एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी। तो अगर कोरम ऑफ जजेस नहीं है और आपके कोर्ट में केसेस बहुत सारे हैं, ठीक है, तो सीजीआई और प्रेसिडेंट की कंसेंट से हाई कोर्ट जजेस एज एडहॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस के रूप में तैनात किया जा सकता है। ठीक है, और जो भी एडहॉक जजेस होंगे उनको ऑल पावर जुरिडिक्शन प्रिविलेजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो मिलते हैं वही मिलेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के नहीं मिलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के वो एडहॉक जजेस बन गए हैं, यानी कि एक तरीके के जजेस बन गए हैं, टेम्पररी ही सही लेकिन जजेस तो हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो सारी जो पावर वगैरह होंगी वो सारी आपकी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग मिलेंगी। ठीक है, 127, 7, यानी कि 127। तो हाई कोर्ट का साथ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट को, तो 7 हो गया। ठीक है, हाई कोर्ट का साथ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट को, तो हाई कोर्ट के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील के तरह, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो साथ मिल रहा है, साथ मिल रहा है तो मतलब 127। ठीक है, 128, मैं तुरंत तुरंत बना रहा हूँ, मुझे मैं याद करके नहीं आया हूँ। ठीक है, तो जो आ रहा है दिमाग में वो बता दे रहा हूँ, बाकी आपको अगर अपने पास कोई ट्रिक हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसको आगे के लेक्चर्स में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आर्टिकल 128, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस। ठीक है, यानी कि रिटायर्ड जजेस के बारे में 128 में बोला गया है। विद प्रेसिडेंट्स कंसेंट सीजीआई कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस टू सिट इन सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, यानी कि अपनी अनुभव को शेयर कर सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, समझ आ गया? दे एंजॉय ऑल पावर एंड प्रिविलेजेस एज सिटिंग जज बट नॉट सैलरी, ओनली अलाउंस, अलाउंसेस मिलेंगे, बस सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ आ गया? भत्ता मिलता है, केवल सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि सैलरी तो वो अब पेंशन उठा रहे हैं ना, जो जजेस हो गए वो रिटायर हो गए, तो उनको अब सैलरी नहीं दी जा सकती, उनको हाँ अलाउंस दिए जा सकते हैं, जैसे कि अलाउंस आपका कि आने जाने का खर्चा हो गया, फूड अलाउंस हो गया। ठीक है, तो ये मिल सकता है। क्लियर है? 128, रिटायर्ड, डेड, 128, 8, रिटायर्ड,
मतलब कुछ साउंड आ रहा है, रिटायर्ड, रिटायर्ड, 128, 8, रिटायर्ड, ऐसे करके। ठीक है, याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका हो। अच्छा, 129 इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट वर्क करेगा एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि वो अपने ही जजमेंट से बार-बार सीख सकता है, अपने ही जजमेंट को, पुराने जजमेंट को वो वहाँ पर एविडेंस की तरह यूज़ कर सकता है, ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोड ऑफ रिकॉर्ड, अपने जो जजमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करेगा। इट्स जजमेंट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, जितने भी जजमेंट होंगे, ठीक है? वो सारे कोर्ट्स पे बाइंड होंगे, यानी कि हाई कोर्ट हो आपका और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन सब पे बाइंड करेंगे। हैव एविडेंसरी वैल्यू, ठीक है? साक्ष्य मूल्य रखते हैं। क्लियर हो गया? सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये भी आप याद रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये आर्टिकल 129 के अंदर आता है, ठीक है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब लगता है? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि तुम्हें ये सजा मिलेगी, लेकिन जो आपका गुनहगार है, ठीक है, जो आपका क्रिमिनल है, वो कह रहा है नो, 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 नहीं लगेगा, नो, नो, लेकिन जज साहब कह रहे हैं लगेगा, वो कह रहा है नो, ठीक है? तो 129 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट कि तुम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो, ठीक है? 130 क्या हो जाएगा? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट होगी वो कहाँ होगी? वो आपकी दिल्ली में होगी, ठीक है? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली। हाउएवर सीजीआई विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल कैन सिट एट एनी अदर प्लेसेस इन इंडिया। वो अपनी सीट चेंज भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ में और मिलके और सीजीआई के अप्रूवल के बाद, ठीक है? क्लियर हो गया? यानी कि अगर सीजीआई और प्रेसिडेंट साहब चाहें तो दिल्ली से उठकर ये सीट कहीं और भी जा सकती है। हो सकता है भोपाल में सेटल हो जाए, हो सकता है कोलकाता में हो जाए, ठीक है? हो सकता है कि अपने यहीं कानपुर में आ जाए, तो वो ये हो सकता है। क्लियर? क्लियर? चलिए, अब आते हैं ज्यूरिडिक्शन पर, ठीक है? तो ज्यूरिडिक्शन कितने टाइप के होते हैं वो समझते हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट। देखिए, पहला आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट हैज exclusive original jurisdiction in dispute between government of India and one or more states or between states, ठीक है? यानी कि ओरिजिनल jurisdiction का मतलब हो गया कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है, ठीक है? जैसे दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच का डिस्प्यूट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। या फिर दिल्ली और हरियाणा के बीच का डिस्प्यूट है वाटर को लेकर, ठीक है? यमुना के वाटर को लेकर, तो वो भी आपका सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि और कोई कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकते कि हरियाणा का हाई कोर्ट और दिल्ली का हाई कोर्ट इंटरफेयर कर, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आएगा, ठीक है? यानी कि गवर्नमेंट के बीच की बात होगी तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही उसको डील करेगी, ठीक है? समझ आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 132 आएगा, अपीलेट जुरिडिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट लाए टू सुप्रीम कोर्ट अपील्स lie to Supreme Court from any judgment of High Court if it involves a substantial question of law as to interpretation of Constitution। यानी कि ये इसमें अपील कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट से, ठीक है? हाई कोर्ट में अगर आप केस हार गए तो हाई कोर्ट से लेके आप हाई कोर्ट से जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और इसको बोलते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन, ठीक है? कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्लियर हो गया? उच्च न्यायालय के किसी निर्णय से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है यदि उसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण विधि प्रश्न हो। क्लियर हो गया? यानी कि ये कौन से मैटर्स में? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपीलेट जुरिडिक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? 33 अपीलेट जुरिडिक्शन इन सिविल मैटर, वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो 132 आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, दूसरा 133 आ जाएगा सिविल मैटर और 134 आ जाएगा क्रिमिनल मैटर, ठीक है? तो तीन तरीके के ये आपके अपीलेट ज्यूरिडिक्शन होते हैं, याद रखिए। 132, 133, 134, इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ठीक है? यहाँ पर आपके सिविल मैटर और यहाँ पर क्रिमिनल, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल क्रिमिनल 3-4 बार रिवाइज करिए, आ जाएगा 132, 133, 134, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आते हैं भाई चीज़ें, सिविल केसेस अगर आप हाई कोर्ट में हार गए तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? अगर क्रिमिनल केस हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है? समझ आ गया? यानी कि अगर आपको हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया और आप जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, सर हमें डेथ सेंटेंस ये माफ़ कर दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वो माफ़ कर देंगे, फिर भी नहीं लगता है तो ऐसा नहीं कि आपको फांसी हो ही जाएगी। आप जाके प्रेसिडेंट से भी गुहार लगा सकते हैं, ठीक है? बताया था ना प्रेसिडेंट को पार्डन पावर होती है। किसके अंतर्गत होती है प्रेसिडेंट के पास पावर पार्डन?
प्रेसिडेंट की पार्डन पावर कौन से आर्टिकल के अंडर होती है? मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 72। प्रेसिडेंट साहब से क्रिमिनल दोहार लगा रहा है कि प्रेसिडेंट साहब साथ दो, साथ दो हमारा, और कोई नहीं बचा, आप ही साथ दोगे हमारा, यानी कि 72। ठीक है। 135, jurisdiction and power of federal court transfer to supreme court। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट shall have also jurisdiction and power to federal court under government of India Act 1935। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जितनी भी शक्तियां और अधिकारता हैं वो संघीय न्यायालय जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आते थे, वो सारे की सारी सुप्रीम कोर्ट में निहित हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट ट्रांसफर टू सुप्रीम कोर्ट, ये 135 कहता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं 135 यानी कि 1935। 1935 के जितने भी 1935 का जो फेडरल कोर्ट था उसमें जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी आपकी ट्रांसफर कर दी गई आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाता 135। क्लियर हो गया? 136 पर आते हैं, स्पेशल लीव टू अपील, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट। तो मिलिट्री कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता है। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट के केसेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं। स्पेशल लीव टू अपील बाई सुप्रीम कोर्ट। अब ये प्रिविलेज नहीं है, एक कोई भी इंसान हो वो आपका सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलता है लोअर कोर्ट में। ठीक है, तो ये स्पेशल लीव आ जाता है। समझ आ गया? इफ इफ अ person did not get proper justice in lower court, he may go to सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ आ गया? तो ये स्पेशल लीव टू अपील हो गई। रिव्यू ऑफ जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट्स का रिव्यू कर सकता है। ठीक है, अपने ही जो पुराने जजमेंट्स हैं, ओन जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको रिव्यू किया जा सकता है। तो ये आ गया 137। ठीक है, स्पेशल लीव 13/7 13/6। ठीक है, 13/6, और रिव्यू करना 13/7। रिव्यू करेगा तो इसको अपने ही जजमेंट का साथ लेना पड़ेगा ना, तो 13/7 लेगा। ठीक है, 13/7 मतलब सुप्रीम कोर्ट साहब कह रहे हैं अपने पुराने जजों से कि आपने जो रिव्यू की दिए थे ना, आपने जो जजमेंट दिए थे ना, उन जजमेंट्स का मुझे 13/7 चाहिए। ठीक है, तो समझ आ गया? ऐसे याद कर सकते हैं 13/7 यानी कि 137। 138 क्या आ जाएगा? तो इनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट जो है वो आपका एडिशनल जुरिडिक्शन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रिगार्डिंग मैटर इन यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो संसद सुप्रीम कोर्ट को संघ सूची के विषयों पर अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो 13/8 138 यानी कि 8 का क्या किया इन्होंने? इनलार्जमेंट कर दिया। ठीक है, ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, बड़ा कर दिया। जीरो था पहले, जीरो एक और लगा के बड़ा कर दिया, तो 138। समझ आ गया? याद करना है हमें, याद करने से मतलब है बस क्वेश्चन में, बस एग्जाम देने जाएं तो बस दिमाग में अटैक करना चाहिए। ठीक है, बाकी हमें लॉ नहीं करना है। ठीक है, समझ आ गया? तो इनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट 139, कन्फर्मेंट ऑफ पावर टू इशू रिट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत ये 5 तरीके की रिट को इशू कर सकता है। ठीक है, 5 तरीके की रिट को इशू कर सकता है। रिट कौन कौन सी होती हैं उनको लिख लीजिए, आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। एक होती है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, दूसरी होती है मैंडमस। ठीक है, तीसरी होती है क्वा वारंटो, क्वा वारंटो। चौथी होती है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और फिर आती है पांचवी सर्टियोरी। ठीक है, अब इनके मीनिंग क्या होते हैं, ये इनको किसको किसको कहते हैं, एक लाइन में आप यहाँ पर कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो 139 में आपका कन्फरेशन ऑफ पावर टू इशू रिट, रिट आपका 139 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। 140 आपकी एंसिलरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि पार्लियामेंट में कन्फर अपॉन सुप्रीम कोर्ट सच एज सप्लीमेंट्री पावर एज नेसेसरी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये एंसिलरी पावर्स होती हैं 139 में 140 में ये दी है। इसका मतलब ये होता है एंसिलरी पावर का कि सुप्रीम कोर्ट अपने हेल्प दे सकता है ताकि अच्छे से अच्छे लॉ बनाए जा सके लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कैन हेल्प पार्लियामेंट पार्लियामेंट टू मेक टू मेक लॉज टू मेक लॉज बेटर। ठीक है,
अच्छे लॉज बनाए जा सके तो सुप्रीम कोर्ट आपका पार्लियामेंट को हेल्प कर सकता है, तो इसके लिए इसको एंसिलरी पावर दे रखी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। तो 140 के तहत एंसिलरी पावर होती है। अच्छा, इसको और अच्छे से याद कर सकते हैं। आप 4 को यहाँ रखिए, एक तरफ से इधर दबाइए, एक इधर से दबाइए इधर, ठीक है, इधर से इधर दबाइए, इधर से इधर दबाइए, यानी कि इसको बाइंड कर दीजिए। किताब को हम बाइंड करते हैं ना, तो एक बाइंड कर दीजिए। तो 4 को हमने बाइंड कर दिया इधर से और इधर से, समझ आ गया। तो 144 जो भी सुप्रीम कोर्ट आपका लॉ डिक्लेयर करेगा वो आपका सारे कोर्ट पर बाइंडिंग होगा, ठीक है। लॉ डिक्लेयर, ये सर ने बताया था मुझे, मुझे आज भी याद है। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ आ गया। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट 142 enforcement of decrees and orders of supreme court has power to pass any decree or order of doing complete justice in any case, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस करने हेतु कोई भी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है, ठीक है, कोई भी चीज पारित कर सकता है। क्लियर हो गया। यानी कि किसी को न्याय देना है तो किसी भी हद तक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऑर्डर्स आर इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में ऑर्डर्स जो होंगे इनके वैलिड रहेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। कैसी बात है, सुप्रीम कोर्ट है भाई, देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, तो उनके ऑर्डर्स इन्फोर्स तो रहेंगे ही, हर जगह वैलिड रहेंगे, ठीक है। तो 142 143 ग्रेट। आई लव यू, ठीक है, आई लव यू। आई लव यू कौन कह रहा है? प्रेसिडेंट साहब, सुप्रीम कोर्ट, माफ का चाहता हूँ, ठीक है, माफी चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट साहब प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि हमारे पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, ठीक है, और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपके प्रति लव है, ठीक है, प्यार है ये हमारा। तो हम आपको एडवाइजरी जुरिडिक्शन दे सकते हैं। अगर आप कहीं लॉ के मैटर्स में फंसते हैं तो हम आपको ओपिनियन दे सकते हैं। हालांकि ये ओपिनियन हमारा बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन हम आपको मोहब्बत से अपनी तरफ से आपको एक तरीके से कह सकते हैं ओपिनियन अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अगर प्रेसिडेंट मांगेंगे मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी पड़ेगी, ठीक है, देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं मना कर दें, देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की राय जरूरी नहीं कि वो बाइंडिंग ही हो, ठीक है, प्रेसिडेंट माने ही माने, बाइंडिंग नहीं होगी, बस एडवाइजरी होगी, इसीलिए लिखा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए 144 44 ठीक है। तो सिविल एंड, अब ये बताइए आर्टिकल 44 बताया था मैंने, क्या बताया था? बताया था, बताइए आप लोग, मैं फिर बताता हूँ इसको। सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल मस्ट एक्ट टू एड सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर, यानी कि सभी पदाधिकारी चाहे सिविल हो या न्यायिक सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने के लिए बाध्य होंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी हो वो आपकी सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करने के लिए बाध्य होगी, ठीक है, मजबूर होगी, उसको करना पड़ेगा 44, ठीक है, समझ आ गया। 145 रूल्स ऑफ कोर्ट। रूल्स ऑफ कोर्ट तो वो 145 में लिखे हैं कि 4 घंटा काम करना है हमें कि 5 घंटा काम करना है, ठीक है, 4 घंटा काम करना है कि 5 घंटा काम करना है, ये रूल ही तो है। तो रूल आपका 145 में आएगा, ठीक है, रूल ऑफ कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मेक रूल रिगार्डिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। 146 क्या आएगा? ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जितने भी ऑफिसर और सुप्रीम कोर्ट 4-6 लगे होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी ऑफिसर 4-6 होते हैं वो आपके 146 में आएगा, ठीक है। 4-5 रूल होते हैं, ठीक है, 4-5 रूल बना लो, या 4 से 5 घंटे काम करना है वो रूल में आ जाएगा, ठीक है। अब 4 नौकर रखना है कि 6 नौकर रखना है, ऑफिसर रखना है 4, सर्वेंट रखना है 4, या फिर 6 रखना है, ठीक है। तो 4-6 रखना है, बस कहते हैं ना 4-6 नौकर रख लो। तो 4-6 सर्वेंट्स रख लो या फिर 4-6 ऑफिसर रख लो, वो सुप्रीम कोर्ट का अंदर आ जाएगा, यानी कि 146 में आपके ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल फॉर सर्टेन पोस्ट। सैलरी अलाउंस और कंडीशन ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, सैलरी तो सारे की पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने पीछे कुछ एक क्वेश्चन पूछा था, 1 मिनट। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट फीमेल जज कौन थी? ये फातिमा बीबी थी, ठीक है, फातिमा बीबी केरला की थी। और फर्स्ट फीमेल सीजीआई अभी तक अपॉइंट नहीं किए गए हैं, ठीक है, मैंने बोला भी था कि हो सकता है अभी तक कोई ना बना हो। तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी अभी तक अपॉइंट नहीं हुई है, ठीक है। बाकी और कहीं पे कुछ क्वेश्चन था?
ये आप लोग बताइए अभी। चलिए मैं बता देता हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, अभी तक आपने बता दिया होगा। मैंने बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड। और 144 क्या हो जाएगा? सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मदद करना, ठीक है, मदद करना, ठीक है। 144। 147 लास्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन, यानी कि दिस आर्टिकल डिफाइंस द टर्म substantial questions of law as to interpretation of constitution and clarified applicability in appellate jurisdiction। इसका मतलब क्या हुआ? तो संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण विधि प्रश्न की परिभाषा देता है और अपीलीय अधिकारिता में इसके उपयोग को सुस्पष्ट करता है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन आपका 147 में आ जाएगा। क्लियर हो गया? सारे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल फिनिश हो गए हमारे, ठीक है। सारे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हमारे फिनिश हो गए। अब हम लोग कुछ चीजें स्टैटिक देख लेते हैं, जैसे स्टैटिक फैक्ट। तो पहला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ खुला था? कलकत्ता में खुला था। कब खुला था? 22 अक्टूबर 1774 को। अब एक चीज आप बताएंगे, वो क्या थी? वो थी 1774 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल भारत का नहीं, बंगाल का हुआ करते थे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ ये। फर्स्ट हाई कोर्ट कब बना था? हाई कोर्ट अभी पढ़ाना है, ठीक है, अभी पढ़ाना है। फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये आपका कलकत्ता ही आ जाएगा। और ये आपका 1 जुलाई 1862 को बना था, ठीक है। 1 जुलाई 1862, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज एच जे कैनिया, हाई कोर्ट के जज ऑफ, सबसे पहले फर्स्ट हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ये थे शंभुनाथ पंडित, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस शंभुनाथ पंडित, ठीक है। और कहाँ बने थे ये? कलकत्ता हाई कोर्ट में ही बने थे। कलकत्ता हाई कोर्ट 1863 में बने थे। 62 में ये आया कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, पहला हाई कोर्ट। तो 63 में अगले साल ही इनको पहले हाई कोर्ट के जजेस बना दिया गया, ठीक है। क्लियर हो गया? वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बता दिया हूं मैं, कौन बनी थी? जस्टिस फातिमा बीवी, ठीक है। वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट हाई कोर्ट वुमेन जज, जस्टिस लीला सेठ, ठीक है। ये कहाँ से बनी थी? हिमाचल से बनी थी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। ये 1991 में बनी थी, फर्स्ट हाई कोर्ट वुमेन जज, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए, मैं एक चीज चेक कर रहा था। अभी तक कोई भी जो फीमेल हैं वो फर्स्ट, कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, ठीक है। ये मैंने बताया आपको, अभी तक नहीं बनी है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अब बनने वाली हैं। जी हाँ, अब बनने वाली हैं। अब वो बनेंगी कब? वो 2002 भी 2027 में बनेंगी। और उनका नाम है बीवी नागरत्ना, ठीक है, बीवी नाग रत्ना, ठीक है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, ठीक है। ये बन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बनी जाएंगी ये। देयर हैव बीन 11 वुमेन जस्टिस इन द कोर्ट सिंस देन। अभी तक टोटल 11 वुमेन हुई हैं कोर्ट में जो जजेस बनी है, ठीक है। लेकिन केवल एक सिटिंग वुमेन है आउट ऑफ 34, जो 34 जजेस हैं उनमें से एक वुमेन है, जस्टिस बीबी नागरत्ना।
और जस्टिस नागरत्ना जो है वो पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं सितंबर 2027 में। ठीक है, क्लियर है, इनका कार्यकाल पूरा होगा सितंबर 2027 में ये बन सकती हैं, लेकिन सिर्फ बनेंगी कितने दिन के लिए? 36 दिन के लिए बनेगी, ओनली 36 डेज के लिए बनेगी। ठीक है, थर्ड शॉर्टेस्ट इन हिस्ट्री, इससे कम दिनों के लिए भी 2 लोग और बन चुके हैं। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया स्टैटिक फैक्ट आपका। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, हो सकता क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, क्लियर है, और कुछ तो था नहीं, लीला सेट हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट पे आते हैं। 214 से 231 आपका हाई कोर्ट का आर्टिकल आते हैं, और 214 में आपका हाई कोर्ट ऑफ फॉर स्टेट होना चाहिए। ठीक है, 215 में हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ अकॉर्ड, जैसे वहां पर था ना कोर्ट ऑफ अकॉर्ड, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी कोर्ट ऑफ अकॉर्ड होगा। 215 में ये दिया हुआ हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ अकॉर्ड, इट कैन पनिश फॉर इट्स ओन कंटेप्ट। ठीक है, इट कैन पनिश फॉर इट्स ओन कंटेप्ट, ये अपने अपमान अब मानना के लिए दंडित कर सकता है। 216 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। ठीक है, तो वो 216 में दे रखे हैं। एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर करिए। ठीक है, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं और चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। क्लियर है, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं और जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इनमें मेजर डिफरेंस यही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया। 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई गवर्नर एंड इन केस ऑफ अदर जजेस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि ठीक है, जस्टिस जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई गवर्नर एंड इन केस ऑफ अदर जजेस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि अपॉइंटमेंट जो होता है ना वो कंसल्टेंट करते हैं, प्रेसिडेंट और सीजीआई आपस में कंसल्टेंट करते हैं, लेकिन जो इनको ओथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? वो गवर्नर दिलाते हैं। ठीक है, ओथ गवर्नर दिलाते हैं, अपॉइंट आपके हाई कोर्ट करते हैं वो, तो फिर यहाँ पर सही लिखा रहे दीजिए। ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपकी यहाँ पर अपॉइंटेड लिखा है, अपॉइंटेड आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन ओथ आपके गवर्नर दिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब कंफ्यूज ना हो तो लिख लीजिए अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, और ओथ एडमिनिस्टर्ड बाई गवर्नर। ठीक है, ओथ गवर्नर के द्वारा दिलाई जाती है और अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाए विद कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड अदर जजेस। ठीक है, टेन्योर इनका 62 होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर जो होता था 65 ईयर्स होता था। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के 62 ईयर्स होता है। क्लियर हो गया। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। ठीक है, 218 में जैसे प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 124 का 4, 124 का 5, 124 का 6, 124 का 7 रिलेटिंग टू रिमूवल कंडीशन एक्सेट्रा आल्सो अप्लाई टू हाई कोर्ट। तो जो भी प्रोविजंस आपके सुप्रीम कोर्ट के होते थे वही आपके हाई कोर्ट के भी होंगे। ठीक है, जैसे क्या क्या थे उसके सुप्रीम कोर्ट के, वो आपके जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, रिमूवल हो गया, और इम्पीचमेंट हो गया, तो वो सारे सारे जितने भी चीजें होंगी वो आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो होती हैं वही आपकी हाई कोर्ट की भी होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। जस्ट अ मिनट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया में? इस समय टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, आप कहेंगे 28 स्टेट हैं, 25 हाई कोर्ट कैसे हैं? तो वो भी बताएंगे उसका भी रीजन। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया। 218। अब जो इसके लिए रिमूवल आया था ना, रिमूवल के लिए एक एक्ट आया था, जस्टिस इंक्वायरी एक्ट। भाई मैं याद कर रहा था कि वो एक्ट कौन सा था। तो जस्टिस इंक्वायरी एक्ट आया था 1968 में। ठीक है, उसी के थ्रू रिमूवल प्रोसेस होता है। ठीक है, दोनों में, दोनों में, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। ठीक है, समझ आ गया।
अब आते हैं ओथ एंड अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन ओथ दिलाता है? गवर्नर साहब दिलाते हैं, ठीक है, जो मैं वहां पर बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, गवर्नर साहब ओथ दिलाते हैं। 219 में 219 में आपके गवर्नर साहब क्या दिलाते हैं? ओथ दिलाते हैं। क्लियर हो गया? 220 में रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। जब आप हाई कोर्ट के परमानेंट जज बन जाओगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। तो परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट इन इंडिया एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो कहीं पर भी प्लीड नहीं कर सकते, मतलब कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते सिवाय सुप्रीम कोर्ट और किसी और अन्य हाई कोर्ट के, यानी कि अपने ही हाई कोर्ट जिसमें आप परमानेंट जज बने हैं उस हाई कोर्ट में आप वकालत नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है? आर्टिकल 221 सैलरीज एंड सैलरीज अलाउंसेस लीव पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। जाहिर सी बात है 221 में आपके पार्लियामेंट के द्वारा सैलरी अलाउंसेस डिसाइड किए जाएंगे। बोलो स्वाहा, ठीक है। अच्छा, सैलरी आती किससे है? मैंने आपको बताया था, ये आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड, क्या लिखा हूँ, वाह वाह, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सैलरी यहाँ से आती है। और पेंशन किससे आती है? ये भी इसी से आती है। अच्छा, ये हाई कोर्ट की बात हो रही ना, तो हाई कोर्ट में वकील तो आपके स्टेट के हैं, तो जज तो आपके स्टेट हैं, तो ये हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस होते हैं उनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है सैलरी, और जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका स्टेट से आता है, ठीक है। अगर सपोज दो स्टेट के दो स्टेट के एक ही हाई कोर्ट है, तो उसके जो जजेस होंगे ना, उनकी जो सैलरीज होंगी वो दोनों स्टेट आपके मिलवाट के देंगे, ठीक है, दोनों स्टेट मिलवाट के देंगे, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, पेंशन कहाँ से आएगी? तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। पेंशन आपकी इंडिया के फंड से आती है, कंसोलिडेटेड फंड। अब ये बता चुका हूँ कौन से फंड है, 3 तरीके के फंड होते हैं, ठीक है, सारा पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये आपकी सैलरी जाती है। क्लियर हो गया? कहाँ से आएगी? 221 सैलरी आपकी 21 रुपए के चंदा से आ रही है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। सैलरी आपकी 21 रुपए के चंदे से आ रही है, तो 221। 222 ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर, यानी कि एक हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे हाई कोर्ट में भेज देना, ये ट्रांसफर कहलाता है 222, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे पास सब समान है तो फिर भाई दूसरे कोर्ट में भी चले जाओ, तब भी समान हो जाओगे। तो प्रेसिडेंट में ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। 223 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। 223 में क्या आ जाएगा? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। क्लियर हो गया? अच्छा, उसमें कितना था सुप्रीम कोर्ट वाले में? 126 था, ठीक है, इसमें 223 है। 126 था सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसमें 223, दोनों में ध्यान रखना। 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। तो प्रेसिडेंट में अपॉइंट एडिशनल जजेस फॉर टेम्पररी पीरियड, यानी कि जिनको एडहॉक जजेस वो बोलते हैं, एडहॉक जजेस को अपॉइंट करना, वो 224 में आता है, इसमें 127 में आता था सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, समझ आ रहा है ना। एक्टिंग जजेस कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड व्हेन नीडेड, जब जरूरत होगी भाई तब अपॉइंट कर लिया जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। 124 ए अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एज सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको आपकी सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं 224 ए के तहत, ठीक है। तो ये आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे आता था? 128 के अंदर का आता था, ठीक है। इस जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं वो आपके कह सकते हैं एक तरीके जज रिटायर्ड की वहां पर प्रोसीडिंग्स में शामिल हो सकते हैं, वैसे यहाँ पर रिटायर्ड जजेस को सिटिंग में शामिल किया जा सकता है, ठीक है, समझ आ गया। ये 224 ए, ये 128। 225 जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आपका कंटिन्यू एज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल द अल्टर्ड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट कोई भी कानून नहीं बनाती तब तक आपका जो भी जुरिडिक्शन चल रहा है हाई कोर्ट का वो आपका पारित रहेगा, ठीक है। 225 में आ जाता है। क्लियर हो गया? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स 226 बताया था, सुप्रीम कोर्ट के केस में 32 बताया था। 5 तरीके की होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्टियोरी, कोवारंटो फॉर इन्फोर्सेबल ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर एनी अदर पर्पस, यानी कि आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं,
ठीक है। और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आपको अगर पुलिस रोक रही रात में आप कहीं जा रहे हैं चाय पीने, ठीक है, बहुत वो रहती है ना चाय की तलब, है ना, चाय के साथ में और भी चीज़ें रहती हैं, समझ सकते हैं हम। तो रात में गए भाई, अब रात में पुलिस साहब ने रोक लिया कि भैया का रात में कहाँ जा रहे हो, हैं, परेशान करने लगे, तो पुलिस वालों से क्या कहोगे? सर मेरे पास आर्टिकल 32 है, मेरे पास दो हथियार हैं, ठीक है, दो हथियार हैं, एक 226 है और एक 32 है। तो हमें आर्टिकल 32, हम इसके तहत अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो कहते हैं क्यों जाओगे भैया, कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तुम्हारा? तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर मेरा आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज डी वायलेट हो रहा है। यानी कि हम कहीं पर भी जहां पर आर्टिकल धारा 144 ना लगी हो या फिर उस एरिया में जाना मेरा प्रोविजन ना हो, तो हम कहीं पर भी घूम सकते हैं। 19(1) डी जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारा वायलेट हो रहा है, आप हमें इस तरीके से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इतना बोलेंगे तो पुलिस वाला आपसे कहेगा कि ये, मतलब सोचेगा कि वो भाई ये लॉ का इसको जानकारी है, इससे ना उलझो, ठीक है। तो यानी कि आपको अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा है अपने, लेकिन हाँ अपने अधिकारों का गलत फायदा भी नहीं उठाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए 227 पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स। तो 227 कहता है एवरी हाई कोर्ट हैज पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स अंडर इस जुरिडिक्शन। जो भी उस जुरिडिक्शन, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितने भी कोर्ट्स आ रहे होंगे, निचले कोर्ट आ रहे होंगे, वो सारे आपके इसके जुरिडिक्शन के अंडर ही आएंगे, ठीक है, समझ आ गया। 227 यानी कि साथ रहेगा ये, अपने जो नीचे के लोग हैं, अपने के जो नीचे के कोर्ट्स हैं उनके साथ में रहेगा। 228 ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। तो सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट यानी कि इफ a case involves substantial questions of law as its interpretation of constitution it shall be transferred to high court, ठीक है, यानी कि निचले कोर्ट आपके हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। 229 ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट। ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट बता चुका हूं मैं, मतलब इसके सुप्रीम कोर्ट के तो नहीं बताया हूं, बाकी उसमें बता चुका हूं। क्या था, कितने कितने रखना था? 4-6, 4-6 रखना था, 146। देखो मुझे याद है, अभी याद कराया था, आर्टिकल 146 सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम, उल्टा लिख दिया हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वेंट और ऑफिसर्स हैं उनको रखना है, ठीक है, 4 रख लो चाहे 6 रख लो, ठीक है, समझ आ गया। अपॉइंटमेंट में भी में बाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सैलरी जो होंगी वो आपकी अप्रूवल ऑफ गवर्नर के द्वारा दी जाएंगी, ठीक है, रूल्स आपके गवर्नर बनाएंगे, समझ आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जो सैलरीज होती हैं वो किससे मिलती हैं? वो आपकी स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन होगी, ठीक है। 230 एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनियन टेरिटरी, अब यूनियन टेरिटरी छोटी छोटी हैं, ठीक है, छोटी छोटी हैं, अब उनमें सब में हम हाई कोर्ट थोड़ी ना बनाते फिरेंगे, ठीक है, हाई कोर्ट बनाने में बहुत पैसा लगता है, इतने सारे जजेस अपॉइंट होंगे, इतने सारे ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट होंगे, उन सबका पैसा कौन झेलेगा? छोटा सा राज्य है और उसका इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा, ठीक है, तो फिर लॉस में जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो, ये बगल में तुम्हारा वाला स्टेट है, इसके हाई कोर्ट में तुम अपने केसेस को सुनवा लो, ठीक है। तो यानी कि पार्लियामेंट में एक्सटेंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड ज्यूरिडिक्शन फ्रॉम इट। अब समझते हैं कितने हैं ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो स्टेट आपका उत्तर प्रदेश में आता है, 1866 में इसको बनाया गया था। 2019 में बनाया गया है आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, क्योंकि आंध्र प्रदेश आपका 2014 में अलग हुआ था, किससे? कर्नाटका से, ठीक है, समझ आ गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, सॉरी, तेलंगाना से। चेन्नई हाई कोर्ट, पौंडीचेरी और तमिलनाडु। तो पौंडीचेरी का भी आपका जो जुरिडिक्शन है वो चेन्नई हाई कोर्ट में और तमिलनाडु का भी है, क्लियर है। छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इसका हाई कोर्ट अपना सेपरेट है, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। अब ये छोटे छोटे स्टेट, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, तो इन सबका एक बना दिया गया है असम में ही गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। काफी दूर इनको चलना पड़ता है, ये 1948 में बनाया गया था। अब समझिए अरुणाचल प्रदेश वाला गुवाहाटी आएगा, असम कितना दूर है, ठीक है, दिक्कत होती है, लेकिन फिर क्या किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो करना है ना, यानी कि हर जगह तो हाई कोर्ट नहीं बना सकते। गुजरात हाई कोर्ट आपका गुजरात का हो जाएगा, हिमाचल, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर को देखता है, ठीक है, झारखंड वाला झारखंड, कर्नाटक वाला कर्नाटक। बस ये याद रखिए केरला वाला आपका जो है लक्षद्वीप को भी, लक्षद्वीप वाले को भी हैंडल करता है, लक्षद्वीप को भी हैंडल करता है।
लक्षद्वीप को भी हैंडल करता है, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट तो ये अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अंडमान निकोबार वाला जैसे कि यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो इसका वाला जो जुरिडिक्शन आएगा वो आपका वेस्ट बंगाल में आएगा, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है और यहाँ पर ये लक्षद्वीप वगैरह है, ठीक है। तो इनका वाला जो जुरिडिक्शन आएगा वो केरला में आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया। मणिपुर की पॉपुलेशन ज़्यादा है इस वजह से, ठीक है। मेघालय, मुंबई, उड़ीसा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का एक ही कोर्ट है। पंजाब हरियाणा कोर्ट जो है वो आपका पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है और चंडीगढ़ का भी है, ठीक है। चंडीगढ़ आपकी यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा और पंजाब आपके स्टेट हो जाते हैं, ठीक है। राजस्थान का राजस्थान हाईकोर्ट, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ठीक है। बाकी जो एक से ज्यादा है ना उनको बस याद रखना है उनका कहाँ कहाँ पे है, उनसे पूछता है आपका, ठीक है, कि इसका जुरिडिक्शन कौन से हाई कोर्ट में आता है। जैसे लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप का आपका केरला में आता है, ठीक है। समझ आ गया। चलिए 231 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट, जो अभी बताया भाई चीज है, पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बना सकती है, ठीक है। अब कहा जाए कि भाई उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है, दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट बना दो, इलाहाबाद में ही रहने दो। पहले इलाहाबाद ही हुआ करता था, ठीक है। बाद में जब उत्तराखंड अलग हुआ सन 2000 में उत्तर प्रदेश से, तो बाद में उसका हाई कोर्ट अलग बनाया गया, ठीक है। कुछ साल तक सेम ही रहा था। आर्टिकल 232 अपॉइंटमेंट ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में ऑफिसर अपॉइंट करना वो 232 में आ जाएगा, ठीक है। चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे हाई कोर्ट के, क्लियर हो गया। मैंने बताया था वहां पर 146 पर है, यहाँ पर 232 पर है। अब आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट पर, ठीक है। यानी कि 232 तक हमारा हो जाता है, 232 तक आर्टिकल खत्म हो जाते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 214 से, 214 से स्टार्ट होते हैं। 124 से 147 हमारे सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ये हाई कोर्ट के होते हैं। और 215 से 235 नहीं, 233 से 233, 34, 35, तीन ये आपके सबऑर्डिनेट कोड आते हैं, ठीक है। चलिए इनको देख लेते हैं। 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट कस में होगा, स्टेट में होगा, स्टेट में हेड कौन होता है? गवर्नर होता है, इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ओनली एन एडवोकेट विद एटलीस्ट 7 ईयर ऑफ प्रैक्टिस इज एलिजिबल, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज कौन बनाया जा सकता है? केवल वही एडवोकेट बनाया जा सकता है जिसने 7 साल की कम से कम प्रैक्टिस यानी कि अनुभव उसको हो, ठीक है। वही एलिजिबल हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लिए, क्लियर है। 233 ये क्या कहता है? वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस मेड बिफोर 1966 विदाउट हाई कोर्ट कंसल्टेशन बर वैलिडेटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966 आया था कि विदाउट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के जो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया गया था वो आपके वैलिड रहेंगे, ठीक है। 234 रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा जिनका रिक्रूटमेंट करना होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट आर मेड बाय गवर्नर, गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे आफ्टर कंसल्टिंग विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा वगैरह होती है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस का रिक्रूटमेंट करते हैं वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है, एसपीएससी के थ्रू, क्लियर हो गया। वो आर्टिकल 234 में आता है। आखिरी आर्टिकल आपका आता है 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल आपका जो हाई कोर्ट होगा ना उस स्टेट में वही आपका कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट, पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव, डिसिप्लिनरी एक्शन इज बेस्टेड इन हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल ए 235 आ गया, ठीक है। समझ आ गया। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट डन, हाई कोर्ट डन और सबऑर्डिनेट कोर्ट डन, तीनों डन, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तीन आर्टिकल हैं, इनको पढ़ देते हैं। 148, 49, 50, 51, चार हैं। तो 148 बर्ड फेमस है, ये कंट्रोलर सीएजी मतलब आर्टिकल होता है ये सीएजी का, सीएजी। अब आपको बताना है कि ये सीएजी हैं कौन इस टाइम पर, ठीक है। सीएजी हैं कौन, इनको ये आपको बताना है। तो सीएजी ऑफ इंडिया यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जाहिर सी बात प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इनका या तो जो ऑफिस है वो 6 साल के लिए होल्ड करेंगे या फिर 65 साल, जो पहले हो जाए, ठीक है। रिमूव कैसे करेंगे? सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप रिमूव करते हो ना इम्पीचमेंट के थ्रू, में स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, उसी के थ्रू आप सीएजी को भी रिमूव करोगे। सीएजी का काम होता है कि ऑडिट द रिपोर्ट्स, ठीक है, ऑडिट द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स को ऑडिट करने का काम होता है। सैलरी, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड पेंशन ऑफ सीएजी कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक।
ठीक है, समझ आ गया? ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस में और हाई कोर्ट के जजेस में भी। क्लियर हो गया? ये 148 आ गया। 149 में कि ड्यूटीज़ क्या होंगी, सीओजी की ड्यूटीज़ क्या होंगी और पावर्स क्या होंगी, ये आपको आर्टिकल 149 बताता है। तो सीएजी ऑडिट करता है ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जितना भी गवर्नमेंट ने खर्चा किया है और जितना गवर्नमेंट के पास में टैक्स वगैरह आया है, उन सबका ऑडिट करने का काम कौन करता है? सीएजी करता है। ठीक है, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। ऑडिट अकाउंट्स ऑफ बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट फंड्स। ऑडिट अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाई लॉ, इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक फंड। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा पैसा है ना, हमारा पैसा जो है हम विश्वास करके सीएजी के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि भाई तुम संभाल लेना यार। ठीक है, कि गवर्नमेंट सही से खर्चा कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी कि सीएजी को हम अपना एक तरीके से इनडायरेक्टली उनको अपॉइंट कर रहे हैं, एक तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन हम उनको बहुत भरोसे के साथ में देख रहे हैं कि भाई हमारा पैसा है ये। ठीक है, हमारा पैसा सरकार अच्छे से खर्च कर रही कि नहीं कर रही है, इसको आप अच्छे से ऑडिट करना। ठीक है, तो सीएजी एक इंपॉर्टेंट संस्था हो जाती है। समझ आ गया? 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट, लेखा का रूप। द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल केप्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। ठीक है, समझ आ गया? तो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं कि किस आपके फॉर्म में जो आपका अकाउंट होगा उसको होल्ड किया जाएगा। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट 151 में ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ हो गया। तो उसके बाद ऑडिट की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट जो होती है, यूनियन अकाउंट्स आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उसको देखते हैं, चेक करते हैं और हु लेज देम बिफोर पार्लियामेंट, बाद में पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। ठीक है, कि ये सरकार ने खर्चा किया है और ये रही सीएजी की रिपोर्ट। बाद में जो मैंने आपको बताया था कमेटीज बनती हैं हर पार्लियामेंट की, है ना, हर लोकसभा की भी राज्यसभा की भी, वो उसको फिर क्या करती हैं, ऑडिट करती हैं। ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट को भी ऑडिट किया जाता है मिनिस्ट्रीज द्वारा कि इन्होंने रिपोर्ट सही बनाई है कि नहीं। तो सीएजीज रिपोर्ट रिलेटिंग टू स्टेट अकाउंट्स आर सबमिटेड टू गवर्नर। स्टेट से रिलेटेड होगी तो गवर्नर को सबमिट कर दिया जाएगा, वो आपके फिर स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और जो यूनियन से रिलेटेड होगी वो प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा और प्रेसिडेंट आपके पार्लियामेंट में सबमिट करेंगे। समझ आ गया? ये आपका होता है ऑडिट रिपोर्ट आर्टिकल 151 और यहीं पर आपका लेक्चर होता है फिनिश। ठीक है, हम लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया और अगले लेक्चर में हम लोग जो करेंगे वो आपका पार्ट 6 करेंगे। ठीक है, पार्ट 6 करेंगे आपका स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि पार्ट 5 आपका फिनिश हो गया। ठीक है, तीन तीन क्लासेस में हम लोगों ने पार्ट 5 को फिनिश कर लिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद पार्लियामेंट और उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, क्लियर है? हाई कोर्ट तो आपके वैसे स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 में आ जाते, लेकिन मैंने सोचा कि जब कोर्ट्स करा रहा हूँ, जुडिशरी करा रहा हूँ, तो उस पर इसी में करा देता हूँ। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर हम लोग कल कर लेंगे और लेक्चर वो बड़ा होगा क्योंकि उसमें आर्टिकल ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए 2-3 लेक्चर और होंगे, आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, बस एंड ही है। ठीक है, चलिए फिर लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय और पढ़ाई करते रहिए।